नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर गद्य खंड से संबंधित चैप्टर भक्तन। तो यहाँ पर ये पाठ लिखा गया है महादेवी वर्मा जी द्वारा, जिसको हम अपने लास्ट 3 सेशन से पढ़ रहे हैं और काफी कुछ चीजें हमने इस पाठ में यहाँ पर पढ़ ली हैं। और आपने देखा कि हमने अभी तक यहाँ पर जाना कि इस पाठ में आखिर क्या है, क्या कुछ यहाँ पर महादेवी वर्मा जी बताना चाहती हैं अपनी उस सेविका के बारे में जिसको उन्होंने लगभग काफी समय से जिसके साथ वो है और आज वो उसके विषय में लिख रही है, उसके व्यक्तित्व के विषय में लिख रही है और उसके एक तरह से जो उसका जो अतीत है और उसका जो वर्तमान है उसका एक बहुत ही यहाँ पर शाब्दिक जो है चित्रण उन्होंने किया है। तो सबसे पहले उन्होंने उसके बारे में बताया कि किस तरह की वो है और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह का उसका व्यक्तित्व है, यानी कि उसका सेविका धर्म किस तरह का है, यानी कि किस तरह से वो अपना सेविका धर्म निभाती है, कैसे वो जो है मेरे लिए कितनी ज्यादा हर चीज के लिए जो है डेडिकेटेड है। तो उन्होंने यहाँ पर उनको एक नाम भी दिया है, उन्होंने कहा है कि सेविका धर्म में वो हनुमान जी से भी स्पर्धा करने वाली है, यानी कि एक तरह से वो हनुमान जी को भी कंपटीशन देने वाली है, यानी कि वो पूरी तरह से मेरे लिए डेडिकेटेड है, हर समय मेरे लिए उपलब्ध रहती है, हर समय मेरे लिए मेरी पसंद के काम, मेरी एक तरह से मेरी सेवा में तत्पर रहती है हर समय। तो उन्होंने उसके बारे में ये सब कुछ बताया और फिर उसके बाद उन्होंने उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि जैसे उसका जो रियल नेम है वो लक्ष्मी है, लेकिन वो अपने रियल नेम को लोगों को नहीं बताना चाहती है। क्यों नहीं बताना चाहती? क्योंकि जैसे लेखिका कहती हैं कि अक्सर समाज में लोगों को, दुनिया में लोगों को जो है अपने नाम का विरोधाभास झेलना पड़ता है, यानी कि नाम जो होता है वो काफी एक तरह से अलग होता है और उस तरह से उनकी सिचुएशन और परिस्थितियां नहीं होती है। लेकिन उनके बारे में जब वो बताती है कि किस तरह का उसका जीवन था, कैसे उसने एक टाइम पे पहले संघर्षशील, स्वाभिमानी, कर्मठ जीवन जो है जिया हुआ है, लेकिन आज किस तरह से वो एक यहाँ पर सेविका बनकर रह रही है। तो वो बताती है इसीलिए कि वो अपना रियल नेम जो है बताना नहीं चाहती है, किसी को भी वो चाहती नहीं कि लोग उसकी परिस्थितियों में, कहती कि नाम लक्ष्मी है और दूसरों के घर में सेविका बनी हुई है, तो इस तरह का वो नहीं चाहती। तो वो लेखिका को शुरुआत में ही बता देती है कि मेरा जो असल नाम है वो किसी के सामने ना ले। तो लेखिका उनके एक तरह से जो उसका व्यक्तित्व है कि वो गले में कंठी माला पहनी हुई है, सूती धोती पहनी हुई है कॉटन की, तो उसके हिसाब से वो उसका नाम जो है भक्तन रख देती है। तो यहाँ पर हमने उसकी जीवन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसके पिता ने मात्र 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह जो है कर दिया था और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो चुका था। और क्योंकि जब वो अपने पति के घर पर गई तो वहां पर का जो माहौल था, उसकी सास जो थी उसके 3 बेटे थे और उसकी जो 2 बड़ी देवरानियां थी उनके भी 2 बेटे थे। लेकिन लास्ट जब इसके 3 बेटियां हुई तो बिल्कुल एक तरह से इसको तिरस्कृत कर दिया गया। बिल्कुल एक तरह से ऐसा कहा गया कि ये क्यों ऐसे बनी है कि लीक से हटकर चलने वाली, यानी कि ये बिल्कुल डिफरेंट कैसे हुई, ये बिल्कुल अलग कैसे हुई कि बाकी जो सास है, क्योंकि उस टाइम पे जो है बेटियों का पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता था और वो भी 3 बेटियां। तो इस तरह से अब जो है सारे घर के काम वो करती थी, जो जेठानियां थी वो आराम से बैठकर बातें करती थी, सास जो है आराम से मच्छिया पर बैठकर आराम करती थी। तो सारे घर के काम जो है भक्तन ही करती थी और बाकी उसकी जो बेटियां थी वो उसकी हेल्प करती थी, मदद करती थी। और यहाँ पर जेठानियों के बारे में बताया कि किस तरह से वो अपने काले कलूटे जो उसके बेटे थे, जो दिन भर उधम मचाते रहते थे, खेलते रहते थे, उन्हें दूध भात खिलाती थी, मलाई भात खिलाती थी। लेकिन जो भक्तन की बेटियां थी वो यहाँ पर बाजरे की घुंगरी खाया करती थी। तो ये 2 चीजें, उसके जीवन के 2 पहलू यहाँ पर दर्शाए गए कि किस तरह से जब वो मायके में थी तो वहां पर उसको माता का प्यार नहीं मिला, उसकी माता की असमय मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसकी जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसको बिल्कुल भी एक तरह से पसंद नहीं करती थी, वो चिढ़ती थी कि कहीं ये जो है सारी संपत्ति लेकर चली ना जाए। तो दूसरी बात
कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब भी उसने सूचना नहीं दी, इसी कारण कि कहीं इसके पिता जो है सब कुछ इसके नाम ना कर दे। तो ये अलग अलग चीजें वहां पर उसने काफी दुख झेला था और ससुराल में आने के बाद भी उसको काफी दुख मिला। लेकिन उसका जीवन थोड़ा सा जो है कहाँ से अच्छा हुआ, जब मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह से जब उसने अपने आप को अलग कर लिया, यानी कि अपने, क्योंकि पूरे घर का काम वो करती थी, सारी जानकारी उसको थी घर की, खेत खलिहान की और हर जगह की। तो एक तरह से उसने अपने आप को जब अलग किया, यानी कि जब सास ने उनको अलग अलग कर दिया, तो जब क्योंकि उसको उसने पहले सारा काम किया हुआ है तो उसका कारोबार जो है काफी अच्छा जम गया, काफी अच्छे से दोनों ने खूब मेहनत की, परिश्रम किया, अपना परिवार जमाया और जैसे देखते देखते बड़ी लड़की का विवाह भी हो गया। अब देखिए बड़ी लड़की का विवाह हुआ उसके 1 वर्ष बाद ही, विवाह करने के उपरांत ही कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर उसके पति ने भी विदा ले ली, यानी कि उसके पति की भी मृत्यु हो गई और यहाँ से उसका जीवन जो है बहुत ही ज्यादा दुर्वाह हो गया, बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। और जब उसके पति की मृत्यु हुई तो तब उसकी आयु मात्र 36 वर्ष की थी। लेकिन आज वो अपने पति को जब याद करती है तो वो उसे बुढ़ऊ कहती है। बुढ़ऊ क्यों कहती है? क्योंकि वो कहती है कि वो भी तो जहां पर भी होगा, वो भी जब मैं बुढ़ा गई हूं तो वो भी जाहिर सी बात है बुढ़ा गया होगा, और अभी उसको बुढ़ऊ ना कहना उसके सम्मान की उसका अपमान होगा। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है भक्तन ने पूरा परिवार जो है जमाया हुआ था। अब जो बेटा था वो भी चला गया था, उनका सबसे छोटा बेटा, यानी कि जो उनका पति था। तो अब जो है, जो भक्तन के जितने भी हरे भरे खेत, क्योंकि वो बहुत मेहनती थी, कर्मठ थी, संघर्षशील थी, तो उसने काफी मेहनत करके अपना ये परिवार, खेत खलिहान, गाय भैंस सब जमाए थे। तो ये सब कुछ देखकर उसके जेठ जेठौतों के मुंह में पानी आ जाता था कि इसको कैसे इसके इतने अच्छे अच्छे खेत हैं, गाय भैंस इतनी अच्छी है, इतने फल के पेड़ हैं, ये है वो है। तो उसने लास्ट में क्या हुआ कि जब उनको एक ही उनका तरीका था कि अगर ये भयहू भयहू यानी कि भाई की बहू अगर कहीं दूसरा विवाह कर लेती तो ये सब जो है उनका हो जाता दोबारा से, यानी कि जो ये भाइयों में बट चुका था, जो ये छोटे भाई को मिला था, जो भक्तन के हिस्से का था, अगर ये किसी क्योंकि इसके पति की अब मृत्यु हो चुकी है और अगर ये दूसरा विवाह कर लेती तो ये सब कुछ जो है वापस उनको मिल जाता। लेकिन ये सब जब उसको पता चला तो उसने पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायवान करते हुए कहा, बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो गई जब उसको ये बात पता चली कि वो ये सब सोच रहे हैं। सेशन में मैंने आपको बताया था और कहा था कि इसका आप अर्थ जो है पढ़कर आएंगे, समझ कर आएंगे इसका अर्थ। हम कुकुरी बिलारी नहीं होए। क्या कहा? हम कुकुरी बिलारी नहीं होए, यानी कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं, ठीक है ना। क्या कहा? कि हम कोई कुकुरी बिलारी नहीं ना होए, हमार मन पुसाए तो हम दूसरे के जाब, नहीं तो तुम्हार पचय की छाती पर ओहरा भुजब और राज करब। कहती है कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं कि आज इस घर में तो कल उस घर में, कल उस घर में। तो कहती है कि मेरा मन करेगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे जरूरत है किसी की, यानी कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, मुझे अपने जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत है, तब मैं दूसरा विवाह करूंगी, नहीं तो मैं, तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, मैं यहीं पर रहूंगी और तुम्हारे सर पर होरा भुजब और राज करब। मैं कहते हैं सर पर मूंग डलना और यहाँ पर रहकर राज करना, मैं तुम्हारे सर पर मूंग डलूंगी, यानी कि यहीं पर रहूंगी और राज करूंगी सब पर। समझे रहो? समझ गए? ये उसने अपने जेठौतों से कहा जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि अगर ये चली जाती, अगर ये दूसरी शादी कर लेती तो ये इसका जो सारा बसा बसाया कारोबार था, घर था, गाय भैंसे थी, खेत खलिहान थे, पेड़ पौधे थे, फलों के पेड़ थे, वो सब हमारे हो जाती। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कै पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता
नहीं दिखाई। और अब तक उसको जो भी मिला हुआ था, चाहे उसके ससुर की थी, चाहे उसके अजिया ससुर की थी, चाहे पीढ़ियों न जाने कितने पीढ़ियों के ससुर गणों की जो उपार्जित जमीन थी, उसमें से कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी किसी को नहीं दूंगी। क्योंकि वो लोग बिल्कुल मेहनती नहीं थे, वो बिल्कुल काम नहीं करते थे और बिल्कुल उनको आराम की आदत शुरू से पड़ गई थी और सारा परिवार, सारा घर अपने विवाह के 20-25 साल तक, जब तक उसके पति की मृत्यु हुई तब तक उसने पूरा अच्छे से संभाला। और आज जब सबको करा कराया चीजें मिल रहा है, सबको खेत खलिहान, हरे भरे खेत खलिहान मिल रहे हैं, मोटी ताजी गायें मिल रही है, फलों से लदे हुए पेड़ मिल रहे हैं, तो अब उनको लालच आ रहा है कि हमें भी चाहिए, हमें भी करना है। और इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। और इसके बाद उसने क्या किया, अपना गुरु दीक्षा ले ली, गुरु से अपने कान फुकवा लिए, यानी कि गुरु दीक्षा ले ली, और साथ ही अपने गले में कंठी की माला धारण कर ली और अपने पति के नाम पर जो बालों को घी से बिल्कुल चिकना करके अपने आप को कभी न टलने की घोषणा कर दी कि मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी, ये उसने कह दिया। और भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जवाई बनाकर रख लिया। अब उसको पता चल गया कि ये सब कुछ मेरा छीनने वाले हैं, तो उसने क्या किया कि जो अपनी जो बड़ी बेटी थी उसके पति को वापस बुलाया, उसको घर जवाई बनाकर रखा, यानी कि एक मुखिया बना दिया परिवार का, और अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी कर दिया। अब इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हो गया। देखिए, एक परिच्छेद था उसके मायके का, जहां पर उसने केवल और केवल दुख ही भुगता था। मात्र 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था, 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया था, और इतने टाइम पर भी वो जितनी दिन ससुराल में मायके में रही, उसकी विमाता जो थी उसने उसको बहुत दुख और कष्ट दिए। और ससुराल आने के बाद भी उसने बहुत ज्यादा सुख नहीं झेला, या बहुत ज्यादा सुख नहीं उसको मिला, क्योंकि पूरे परिवार का काम, क्योंकि सबसे छोटी वो थी, जेठानियां उस पर रौब झाड़ती थी, सास उस पर रौब झाड़ती थी, और ऊपर से जब उसकी 3 बेटियां हुई तो तब तो उसको कह दिया कि ये तो लीक से हटकर चलने वाली है, यानी कि ये तो परिवार से बिल्कुल अलग है, और इस तरह से उसको तिरस्कृत कर दिया गया। सारा दिन उसको काम में झोंका रहता था। तो एक तरह से उसके जीवन के दोनों परिच्छेद अभी तक काफी ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, और अब जब उसके पति की मृत्यु हो चली थी और अब उसने जब एक ठान लिया था कि अब वो अपने परिवार को खुद चलाएगी, और उसने दोनों बेटियों का विवाह छोटी उम्र में कर दिया, जो दो बेटियां थी, और जो बड़ी बेटी का विवाह जो किया था उसके पति को घर जवाई बनाकर रख लिया। और अब उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू हुआ। यहाँ से भक्तन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, यानी कि जिस तरह से वो एक होता है ना सौभाग्यशाली, जिसके साथ हमेशा सौभाग्य होता है, खुशी होती है, और किसी किसी के जीवन में कभी दुख कभी खुशी, कभी दुख कभी खुशी लगी रहती है, लेकिन शायद भक्तन का जो दुर्भाग्य था वो उससे भी ज्यादा हठी था। यानी कि जितनी ज्यादा वो कर्मठ थी, जितनी ज्यादा वो स्वाभिमानी थी, जितनी ज्यादा वो संघर्षशील थी, उसका जो दुर्भाग्य था वो उससे भी ज्यादा हठी था। यानी कि अच्छा तो तुम इतनी मेहनत करोगी, अच्छा तो तुम अपने परिवार को के पालन पोषण की इस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण जो है इस तरह से करोगी। तो उसने क्या किया, अब जो है उसका दुर्भाग्य उसके साथ रहा। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब देखिए, होता है ना किसी की किस्मत में जो है दुख ही दुख होते हैं, ठीक है ना। तो एक जो उसकी बेटी थी जिसका विवाह उसने किया था, तो उसकी जो बेटी थी वो किशोरी से युवती होते होते, यानी कि उसका विवाह भी मात्र 13-14 वर्ष की आयु में कर दिया गया होगा, और जब वो 18-19 साल की या 20 साल की होने वाली है तो उसके पति की भी मृत्यु हो गई। होता है ना, किसी का दुखी भाग्य होता है, दुर्भाग्य किसी के साथ होता है। तो देखिए, जहां पर उसने हर कदम पर हिम्मत दिखाई थी, जहां पर वो हर कदम पर ये सोच रही थी कि वो अब हारेगी नहीं,
वो परिस्थितियों से लड़ेगी, वो मेहनत करेगी, ऐसे नहीं तो ऐसे करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जो है उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो चुकी थी। भयऊ से पार न पा सकने वाले जेठ जेठौतों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण फिर से पाई। अब देखिए, जो भयऊ को तो वो परास्त नहीं कर पाए थे, यानी कि अपने भाई की पत्नी को तो वो हरा नहीं पाए थे। उसके स्वाभिमान के आगे, उसकी कर्मठता के आगे, उसके संघर्ष के आगे वो लोग हार गए थे। लेकिन आज जब उसने यहाँ पर देखा कि उसकी, क्योंकि अपने बच्चे की, देखिए माँ के लिए अपना दुख तो वो सह लेती है, लेकिन अपने बच्चों का दुख वो नहीं सह पाती है, ठीक है ना। तो जब उसकी बड़ी बेटी के पति की मृत्यु हुई तो वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, और ये चीज उसके जेठ जेठौतों के लिए एक आशा की नई किरण बन गया था। यानी कि अब उनको लग रहा था कि फिर से उनके पास एक बार मौका है ये सारी संपत्ति छीनने का, ये सारी जायदाद, ये सारे खेत खलिहान, ये सारे गाय भैंस, ये सारे बगीचे, इन सबको छीनने का एक और मौका उनके पास आ गया था। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अब देखिए, उसको लगा कि अब देखिए वो युवती ही थी, यानी कि बहुत कम आयु में उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, मात्र 18-19 वर्ष की आयु में। तो अब जो जेठ था उसको बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। उसने क्या किया, अपने जो उसका साला था, जो बड़ा वाला जेठ था, उसका जो साला था वो उसको लेकर आ गया, ताकि जो है इन दोनों का विवाह कर देंगे और उसके बाद सारी संपत्ति ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता, अगर जो है उसका विवाह उसके साथ हो जाएगा तो सब कुछ जो है उन्हीं के पास वापस आ जाएगा। जीआईसी नारायण बगड़, जीआईसी मिर्जी ग्रांट। बच्चे, आप लोगों को आवाज आ रही है? हैंड रेस करके बताएंगे मुझे, आवाज आ रही है सभी को? वेरी गुड। जीआईसी मिर्जी ग्रांट, जीआईसी नारायण बगड़। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, गद्यखंड का पहला चैप्टर भक्तन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैंड रेस करके बताएंगे समझ आ रहा है बच्चे चैप्टर? वेरी गुड। देखिए, कहीं पर भी कोई डाउट होता है, और मैंने आपके काव्य खंड में भी यहाँ पर 4 से 5 चैप्टर जो है अभी तक करवा लिए हैं, और आप लोगों को लगता है कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर जो है क्लियर करें, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको लगता है कोई डाउट है किसी भी कविता में, हमने यहाँ पर आत्म परिचय आपका, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पतंग, उषा, और उसके बाद कैमरे में बंद अपाहिज, ये सारे चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो, कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हो, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं, और हिंदी आपका एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आप कम पढ़ाई करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, जैसे जो साइंस वाले हैं उनके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना, और बाकी भी सब्जेक्ट होते हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पर अगर आप केवल चैप्टर को, जैसे मैंने बताया कि हमारा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर के सैंपल पेपर, या आप ओल्ड पेपर्स जो है उठाकर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये चैप्टर जो है हर बार रिपीट हुआ है। या तो इसमें से आपका गद्यांश आ जाता है और उस गद्यांश में से प्रश्नोत्तर छांटने होते हैं, या फिर चैप्टर में से प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक चैप्टर को पढ़ें, समझें। केवल पढ़ने से, रीडिंग करने से और अच्छे से समझने से आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा जो है बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। तो लेकिन अभी अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे चैप्टर को, एक एक पंक्ति को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो प्रश्नों के उत्तर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमने कहा कि किस तरह से जब भक्तन की बड़ी बेटी का जो उसके जीवन के बारे में बताया है कि उसका जो अभी इस तरह की वो का व्यवहार जो है वो क्या था उसका,
जो जब वो सेविका है तो अभी उससे पहले का जीवन, उसका अतीत कैसा था और उसका वर्तमान कैसा है, वो यहाँ पर लेखिका द्वारा बताया गया है। तो जैसे वो कहती हैं कि जब उसकी बड़ी बेटी के पति की भी मृत्यु हो गई तो उसके जेठ जेठों को एक मौका मिल गया कि हाँ, अब हमें फिर से हमारी ये जायदाद जो है वापस मिल सकती है। और जो है इसके लिए उसने तरीका खोजा। अपने जो बड़ा जेठ था उसने अपने साले को बुला लिया, और क्योंकि वो चाहता था अगर इसके साथ विवाह हो गया, अगर सब कुछ इसके कब्जे में आ गया, तब तो सारा कुछ हमारा ही है, हमारे कंट्रोल में रहेगा, ठीक है ना। तो इस पर उसने भक्तन ने लड़की की माँ से कम समझदार नहीं थी। जो भक्तन जो थी वो लड़की भी, जो भक्तन और उसकी लड़की दोनों ही समझदार थी, और उसने इस वर को नापसंद कर दिया। उसकी इस लड़की ने, भक्तन की लड़की जो थी वो अपनी माँ से के बराबर ही समझदार थी, और उसने इस लड़के के लिए मना कर दिया। उसने कहा मुझे नहीं करनी इससे शादी। बाहर के बहनोई को आना चचेरे भाइयों को सुविधाजनक नहीं था। अगर कोई बाहर के लड़के से, किसी और लड़के से अगर इसकी शादी हो गई तो फिर ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये अतः प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अब देखिए, अब दोनों माँ बेटी ने सोच लिया कि हमें अपनी गृहस्थी चलानी है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी फिर से उस दुख से उबरने के बाद वो फिर से खड़ी हुई। उन दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, अपने घर की, अपनी संपत्ति की वो देखभाल करने लगे। लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान होता है ना, जबरदस्ती जबरदस्ती अपना हक जमाना, जबरदस्ती थोपना, जबरदस्ती एक तरह से रहने के लिए आ जाना। तो इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए, इसी कहावत को सिद्ध करने के लिए उनके जो समर्थक थे, यानी कि उसके जेठ जेठौत जो थे, जेठानियां जो थी, वो हमेशा क्या करती थी कि किसी तरह बस इस लड़के को उसका पति बना दिया जाए। सिर्फ इतना कि उसका पति, समाज की नजरों में उसका पति बना दिया जाए। तो देखिए, एक दिन उन्होंने कितनी यहाँ पर गलत जो है हरकत की, और किस तरह से उस लड़की को कैसे जबरदस्ती फंसा दिया गया। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। उसने क्या किया कि जब माँ घर पर नहीं थी तो वो बेटी की कोठरी में घुसा और उसने भीतर से द्वार बंद कर दिया, और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने चले गए। यानी कि उसके जो बाकी जेठ जेठौर थे वो गांव वालों को बुलाने चले गए कि देखो, वर की एक तरह से युवती ने जब वर की मरम्मत कर दी, यानी कि खूब पिटाई कर दी, तो तब तक पंच बेचारे समस्या में पड़ गए थे। अब पंचों को समझ नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो जबरदस्ती कमरे में घुस गया, और जो बाकी के लोग थे वो गांव वालों को बुलाने चले गए कि देखो देखो ये इसके कमरे में गया हुआ है। और जब लड़की ने उसकी खूब पिटाई कर दी, तो जब बाहर आई तो पंचों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, जो तीतरबाज जो लड़का था, उस युवक का कहना था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया था, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध कर रही थी। लड़की कह रही थी कि अगर देख लिया, अगर मैंने इसे खुद अपने कमरे में बुलाया होता तो क्या इसके गालों पर मेरी ये 5 उंगलियों के निशान आपको दिखाई देते, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए, यहाँ पर अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, और सबने सिर हिला हिलाकर समस्या का मूल कारण इस कलयुग को स्वीकार किया। यानी कि कलयुग है, और होता है ना कि मान लिया जाता है, लोग तह तक जाने की कोशिश नहीं करते, बस मान लिया जाता है। तो वहां पर भी यही हुआ, और अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उस पर दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे हो। पर जब वे कोठरी से निकले तो तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना कलयुग के दोष का परमार्जन कर सकता है। यानी कि वो एक कोठरी से निकले हैं, एक कमरे से निकले हैं, तो अब तो उनका पति पत्नी के रूप में रहना इस दोष का परिमार्जन करना है। यानी कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे। तो देखिए, यही उनका एक पूरा का पूरा षड्यंत्र था। वो यही चाहते थे, बस किसी तरह उस लड़के को
समाज की नजरों में भक्तन की बेटी का पति बना दिया जाए ताकि सारी जायदाद, सारी जमीन जो है हड़प ली जाए। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। आग्नेय नेत्रों यानी कि नेत्रों में आग लेकर, गुस्सा लेकर, क्रोध लेकर से अपने उस गले पड़े हुए दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब भी निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। अब देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक पति का त्याग चाहता था ताकि ये सारी संपत्ति वो ले सके, और वही हुआ। और वो सारी संपत्ति जो है उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया, उन्होंने उसका मिस यूज करना शुरू कर दिया, उसको गलत तरीके से प्रयोग करना सीख लिया। और लास्ट में ये हुआ कि अब उनके पास लगान की रकम भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब लगान के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। और यानी कि अब देखिए, क्योंकि नाम तो सारा भक्तन का था कि उसकी खेत खलिहान है, उसके गाय भैंस है, उसके पेड़ पौधे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, और जैसे कि मैंने बताया कि ये गद्यखंड का एक चैप्टर है, इसको आपको रीडिंग करने से ही, अगर आप अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको समझकर आप आंसर लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो है सारी प्रॉपर्टी का मिसयूज जो है उनके जेठ जेठौतों ने किया, सारी प्रॉपर्टी का मिसयूज जो है उसके जमाई ने किया। लेकिन जो लगान था उसकी रकम किसको भरनी पड़ रही थी? भक्तन को। लेकिन जब उसके हाथ में ही कुछ नहीं आ रहा था, वो लगान कहाँ से भरेगी, वो कहाँ से पैसे अदा करेगी? तो इस तरह से अब लगान अदा करना भारी हो गया था। सुख से रहने को की कौन कहे, सुख तो खत्म ही हो चुका था लगभग। ठीक है। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर देखिए, जो भक्तन के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची, जो आज वो सेविका के रूप में नगर में जाकर लोगों के घरों घरों में जाकर काम मांग रही है, उसका जो रीजन था, उसके स्वाभिमान को जो सबसे ज्यादा ठेस पहुंची थी, जो उसको सबसे ज्यादा दुखी जिसने किया था, क्योंकि जीवन में उसने अभी तक बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत सारे, पहले अपने पिता की मृत्यु, फिर अपने पति की मृत्यु, फिर अपने दामाद की मृत्यु, और उसके बाद जो बीच के जो छोटे मोटे दुख है वो तो लगे ही थे हमेशा। तो जिसने जीवन भर केवल दुख ही झेला है, आज वो ये सब करने पर मजबूर हो रही है, उसने अपने आप को यहाँ तक झोंक दिया। तो क्या रीजन था? तो रीजन ये था कि जो लगान जब नहीं पहुंची तो जो जमींदार था उसने भक्तन को बुलाया और दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। उसको दिन भर कड़ी धूप में जो है खड़ा रखा, और यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया था। आज जो जीवन भर उसने एक तरह से, पर ये सबसे बड़ा कलंक था, उसकी बेइज्जती हो गई थी, उसका इतना बड़ा अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ था। तो दूसरे ही दिन भक्तन अपनी कमाई के विचार से सहरा पहुंची, और जब उसने देखा कि आज तो पूरे गांव में जो जीवन भर का कमाया था, देखिए उसके पास कुछ नहीं था। एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैंने जो कुछ भी किया है, भले ही मेरी किस्मत कैसी ही रही हो, भले ही मेरा भाग्य कैसा ही रहा हो, लेकिन एक होता है आत्मसम्मान। सब कुछ से इंसान हार जाए, सब कुछ इंसान खो दे, सब कुछ इंसान छोड़ दे, लेकिन अगर उसके पास उसका आत्मसम्मान है, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पास है, उसकी कर्मठता कि मैं कर सकता हूं, एक अंदर से होता है ना कॉन्फिडेंस, एक स्वाभिमान, अपनी नजर में आज तक वो कभी नहीं गिरी थी, अपनी नजर में उसने कभी धोखा नहीं खाया था, अपनी नजर में उसका कभी अपमान नहीं हुआ था। लेकिन आज जो उसके साथ हुआ, ये उसकी कर्मठता पर सबसे बड़ा कलंक था। तो दूसरे ही दिन उसने कमाई के विचार से वो शहर आ गई। अब उसने ये सब छोड़ दिया था कि मुझे इन सब चीजों के पीछे लगना है। अब उसको किसी तरह से ये जो है पैसे कमाने थे और वो चुकाना था। और जो लोग था उसको लालच था कि मेरा परिवार, मेरे खेत, मेरे खलिहान, क्योंकि सबको होता है जो मेहनत करता है, जो एक तरह से जीवन भर से जिसने उन चीजों को पकड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन आज उसने ये सब कुछ छोड़ दिया था।
घुटी हुई चांद की मोटी थैली, मैली धोती। किस तरह का उसका एक तरह से वेशभूषा थी जब वो शहर में आई थी। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और माँ ने सभी प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तन मेरे यहाँ जब सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अर्थ हुआ। अब देखिए, तीसरा परिच्छेद भी उसका बिल्कुल सुखद नहीं था। जीवन के 3 परिच्छेदों में वो अब पूरी तरह से मात खा चुकी थी, पूरी तरह से हार खा चुकी थी। एक में उसके पिता की मृत्यु, दूसरे में उसके पति की मृत्यु, तीसरे में उसके दामाद की मृत्यु और परिवार का सब कुछ छिन जाना, यहाँ तक कि उसका स्वाभिमान तक छिन जाना। ठीक है ना। तो आज जो है, घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके, जो उसका चेहरा था उसको मोटी मैली धोती से ढके हुए और कानों को माने सब सुनने के लिए बाहर निकाले हुए, मतलब हल्का सा इस तरह से पूरा चेहरा ढका हुआ है, कान खुले हुए जैसे सुनना है सब कुछ। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि जब वो मेरे यहाँ पर सेवक धर्म में दीक्षित हुई, जब वो पहली बार मेरे घर पर सेवक बनने के लिए आई, तब यह उसके जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद अथा हुआ, यानी कि स्टार्ट हुआ। और उसकी इति अभी दूर है। इति का क्या अर्थ होता है? इति का अर्थ होता है अंत, यानी कि अभी तो उसके जीवन का चौथा और अंतिम, शायद अंतिम, क्योंकि शायद इसके बाद उसको जीवन में और दुख झेलने को मिले, तो उसके जीवन का अंतिम और चौथा परिच्छेद शायद जो है शुरू हुआ और उसकी इति अभी बाकी है, यानी कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं हुआ है। तो हमने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर भक्तन के जीवन के 3 परिच्छेदों को पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने काफी कुछ जाना होगा इसमें से। और अभी हमारा एक पार्ट जो है इस चैप्टर में शेष है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से यहाँ पर चैप्टर को रीड करने के बाद हम इसको पढ़ेंगे इसके अर्थ के साथ, यानी कि इसको हम पैराग्राफ के रूप में भी पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बिल्कुल जिस तरह से ये आपके एग्जाम में चैप्टर आएगा, मैं आपको उसी तरह से इसको पढ़ाऊंगी और कठिन शब्दों के अर्थ भी डिस्कस करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ शेष है अभी हमारे चैप्टर में और आप इसको घर पर एक बार पढ़े और कोई भी डाउट कहीं पर लगता हो तो जरूर क्लियर करें नेक्स्ट सेशन में। और जैसे मैंने बताया कि काव्य खंड में भी 5 चैप्टर हमारे हो चुके हैं और उन 5 में भी कहीं पर कोई डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।